हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ लॉ पर डिस्कशन करेंगे, उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में शुरू में हमने पढ़ा था पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। हीटिंग इफेक्ट के संबंध में, इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट, पावर क्या होता है, बल्ब में जो पावर लिखा रहता है 220 वोल्ट और 60 वाट 40 वाट, इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किरचॉफ लॉ। हालांकि किरचॉफ लॉ पर बहुत सारे सवाल हम लोग शुरू में ही कर चुके हैं, परंतु किरचॉफ लॉ के बारे में कभी स्पेसिफिक डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया। तो आज शुरू करते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ में दो लॉ है। एक लॉ है कि किसी सर्किट में यदि इस तरह का कोई जंक्शन हो तो इस जंक्शन पर जितना करंट आएगा, इस जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। यानी मान लीजिए कि दिस करंट इज I1 और दिस करंट इज I2 और दिस इज I3, दिस इज I4। यहाँ पर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, यानी किसी जंक्शन पर जितना करंट जाएगा उतना ही करंट वहां से बाहर की ओर निकलेगा। यदि जाने वाला करंट को हम पॉजिटिव ले लें और वहां से निकलने वाला करंट को निगेटिव ले लें, तो टोटल सम ऑफ करंट, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन एनी जंक्शन इज जीरो। तो बड़ा सिंपल सा चीज है। एक्चुअली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सोचा जा सकता है कि टोटल करंट हमेशा शून्य है। तो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, अलजेब्रिक सम of currents into a junction is zero। पहला लॉ है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स इनटू ए जंक्शन इज जीरो। अब इसमें हम केवल यह मानेंगे अलजेब्रिक सम करते समय कि जंक्शन के नजदीक जो करंट जा रहा है उसका पॉजिटिव ले लें और जंक्शन से दूर जो जा रहा है उसको नेगेटिव ले लें। टोटल सम यदि करेंगे तो दैट विल बी जीरो। यानी इसको नोटेशन में हम लिख सकते हैं टोटल करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। दूसरा लॉ है किरचॉफ का, एग्जैक्ट इसी तरह का, कि किसी सर्किट में यदि क्लोज लूप हम लेते हैं, लूप किसी भी तरह का हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, किसी तरह का हो सकता है, लेकिन सपोज किसी सर्किट में ABCD एक लूप है और इस लूप के अंदर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, बैटरी भी लगा हुआ है। तो इसका टोटल पोटेंशियल ग्रेडियंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इस पूरे लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इसको लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस in a loop including
including those of associated EMF and those of resistive elements is जीरो। देखिए इसको समझिए, किसी लूप में, इन ए लूप, कोई भी लूप हो सकता है, किसी भी तरह का लूप हो सकता है। इन लूप हो सकता है बैटरी लगा हो उस लूप के अंदर, हो सकता है कोई रेजिस्टेंस हो। तो रेजिस्टेंस और बैटरी का के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस का सम, पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम हमेशा जीरो होगा। अब इसमें दो बातें देखनी है। इस तरह का बैटरी है, इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, और सपोज बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, इसको स्मॉल ई से डिनोट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैपिटल ई से इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है। तो इस बैटरी में जब हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे, जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी चेंज इन पोटेंशियल प्लस ई होगा, प्लस ई। और यदि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बिल्कुल, जब भी हम किरचॉफ सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे किसी सर्किट में, तो जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो इसका ईएमएफ यदि बैटरी का ई है तो दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल इज प्लस ई, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा। और जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल घटेगा, दैट विल बी माइनस ई। इसी तरह यदि एक रेजिस्टेंस है, लूप के अंदर रेजिस्टेंस है, यदि करंट के डायरेक्शन में, करंट सपोज आई है और रेजिस्टेंस आर है, करंट के डायरेक्शन में यदि हम इस रेजिस्टेंस को पार करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस आर आई होगा। करंट के डायरेक्शन में यदि रेजिस्टेंस को पार करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस आर आई होगा। और करंट के विपरीत दिशा में, करंट के विपरीत दिशा में, सपोज यही है, करंट के विपरीत दिशा में यदि पार करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा बल्कि पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट विल बी प्लस आर आई होगा। तो ए टू बी यदि दो पॉइंट ले लें, इसका मतलब हुआ कि ए का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल हमेशा कम है, जब तक ए करंट चल रहा है, करंट जब तक है इसमें। तो ए का ज़्यादा है, यानी जब ए से बी की ओर जाते हैं तो भी ए माइनस ए ज़्यादा है, ए कम है। जब ए से बी की ओर जाते हैं तो भी बी माइनस भी ए माइनस आ रही, और जब बी से ए की ओर आते हैं तो भी ए माइनस भी बी इक्वल टू प्लस आ रही। क्लियर हुआ? एक और कॉन्सेप्ट इसमें है कि बैटरी में प्रैक्टिकली उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बैटरी में, किसी भी बैटरी में उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके कारण बैटरी का जो ईएमएफ है और किसी सर्किट में बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग होता है। यानी बैटरी का एक टर्मिनल है, सपोज इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, उस समय इस दोनों टर्मिनल के बीच का यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो भी और इस बैटरी का ईएमएफ
दोनों अलग अलग होगा। और यदि इस बैटरी से पॉजिटिव से करंट जा रहा है, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव करंट जा रहा है, उस स्थिति में इसका पोटेंशियल इससे कम होगा, यानी V स्मॉलर देन E, यदि करंट निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है बैटरी के अंदर, और यदि बैटरी के अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी के टर्मिनल के अपोजिट, दिस मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इस तरफ करंट जा रहा है, तो इस स्थिति में V विल बी ग्रेटर देन E, यानी दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उसके E से बड़ा होगा। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं क्या है ये। अब मान लीजिए कि ये बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये बैटरी है, इसका चूंकि ये रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर है, इंटरनल है, इसलिए बैटरी का टर्मिनल पॉइंट ए और बी इस तरह का हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी। अब मान लीजिए कि करंट बैटरी में इस तरह फ्लो कर रहा है, दिस वे, तो यदि सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ यदि हम से चलते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में इस स्मॉल आर को पार करने में, करंट के डायरेक्शन में इस स्मॉल आर को पार करने में पोटेंशियल ड्रॉप माइनस आर आई होता है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप माइनस आर आई यदि आई करंट हो, और बैटरी को पार करने में इसका जो ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ, उसके बराबर पोटेंशियल अप होता है, अप यानी ई, तो ई माइनस आर आई, दिस विल बी, यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ई और माइनस आर आई होगा, एक करंट के दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें करंट के विपरीत चले, करंट यदि बैटरी के उल्टा हो रहा है, मतलब बैटरी के अंदर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, करंट यदि इस तरफ, सपोज दिस वे करंट फ्लो हो रहा है, दिस वे, उस स्थिति में बैटरी के कारण पोटेंशियल गिरेगा, दैट इज माइनस ई, और इस रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज आर इंटू आई, तो V बराबर माइनस ई प्लस आर आई। अब देखिए साइन केवल चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर V बड़ा है E से, V का मैग्नीट्यूड ऑफ V इज ग्रेटर देन E, और यहां पर मैग्नीट्यूड V इज स्मॉलर देन E। क्लियर हो रहा है, यही चीज हमने कहा था यहाँ। चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट, तीन चीज हमने देखा। पहला ये देखा कि बैटरी में निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल अप होता है, और पॉजिटिव टू निगेटिव आते हैं तो पोटेंशियल डाउन होता है। दूसरा हमने देखा किसी रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में यदि आप चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव आर आई होता है, और यदि करंट के विपरीत डायरेक्शन में हम चलते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, यानी प्लस आर आई होता है। तीसरा हमने देखा कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यदि स्मॉल आर हो, उस स्थिति में यदि करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, बैटरी के अंदर पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है, यदि पॉजिटिव टू निगेटिव, तो दोनों के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है वह बड़ा होता है इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, और यदि बैटरी के अंदर करंट निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है तो उस स्थिति में दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल ईएमएफ से कम होता है। चलिए अब इस पर एक सवाल कर लें, इलेक्ट्रोमोटिव किरचॉफ लॉ पर, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। चलिए एक सवाल लेते हैं, एक इस तरह का बैटरी है 2 वोल्ट
4 ओम, बैटरी 4 वोल्ट, 2 ओम, सी 6 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, 2 ठीक है। और इसमें ए बी सी डी ई एफ। चलिए, एक सर्किट दिया हुआ है इस तरह का, और इसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंट ब्रांच में करंट क्या है। मतलब इसमें चूंकि बैटरी करंट फ्लो होगा, करंट क्या है, डिफरेंट ब्रांच में करंट क्या है, और एफ और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एफ एंड सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। चलिए देखते हैं इसमें। पहले ध्यान देंगे, इसमें 3 बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। अब करंट फ्लो ऑब्वियसली जो पावरफुल बैटरी होगा, जो पावरफुल बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा। मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, इसे आई करंट निकल रहा है, आई करंट यहां तक आएगा दिस वे। अब यहां पर 2 वोल्ट का बैटरी पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव लगा हुआ है। अब चूंकि 4 वोल्ट भी अपने पॉजिटिव से करंट निकालेगा, तो एक करंट 2 भाग में बटेगा। दिस विल बी I1, ये I1 करंट, एंड दिस विल बी I माइनस I1। देखिए यहाँ किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ हम लगा रहे हैं। इस जंक्शन पर जितना करंट इसको मिल रहा है उतना ही करंट इधर फ्लो हुआ, यानी दिस विल बी ऑल्सो आई, जितना मिल रहा है उतना फ्लो हुआ। इस जंक्शन पर आई करंट आ रहा है, ये 2 भागों में बटा, एक यदि I1 होगा तो दूसरा I माइनस I1, ताकि दोनों का जोड़, इस तीनों का जोड़ हमेशा 0 होगा। अब एक करंट यहाँ पे आया दिस वे, 2 वोल्ट को बैटरी को पार करता है करंट दिस वे, सेम करंट रहेगा, सेम करंट यानी I माइनस I1 ही रहेगा। अब ये दोनों करंट मिलता है यहाँ, अब फिर किरचॉफ लॉ, एक करंट I1 यहाँ आएगा, दूसरा करंट I माइनस I1 आएगा, दोनों करंट मिल के यहाँ टोटल करंट हो जाएगा I। फिर दिस टोटल करंट I। कोई बैटरी जितना करंट निकालेगा उतना ही करंट प्राप्त करेगा। तो किरचॉफ को फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्रत्येक पॉइंट पर। किसी भी जंक्शन पर जितना करंट प्राप्त होगा उतना ही करंट वहां से बाहर निकलेगा। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। अब सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ का, इसमें लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को 0 करेंगे। अब एक लूप ले लीजिए, सपोज ए बी ई एफ एक ले लूप। ए से यदि हम चलते हैं, ए से शुरू होते हैं, तो करंट के विपरीत हमको चलना होता है। हम लूप में किसी तरह चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। तो सपोज ए टू बी यदि जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी दिस विल बी I माइनस I1 4 ए प्लस होगा। जब
बी टू ई आएंगे तो पोटेंशियल फिर बढ़ेगा 4 वोल्ट, चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है। जब ई से एफ की ओर आएंगे तो फिर पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट विल बी प्लस आई माइनस I1 इंटू 2। और जब एफ टू ए जाएंगे तो फिर पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट इज 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। एक सर्किल में, एक लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसको लिखा जा सकता है 4I 2I 4 2 6 यानी 6I माइनस 4I और माइनस 2I यानी माइनस 6I 4 2 6 यानी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे I1 दिस I1 सॉरी, तो I1। अब एक लूप और ले लें, लूप BC BCDE BCDE लूप करेंगे तो E टू B फिर B पर, इसी तरह लूप को F के बाद A पर दिस लूप। यहां चलें B टू C यदि चलते हैं करंट के विपरीत डायरेक्शन में, यानी 2I प्लस दिस प्लस, यहाँ पे माइनस 6 सॉरी हाँ माइनस 6 ओके माइनस 6। यहाँ फिर I के विपरीत चल रहे हैं, यानी दिस इज प्लस 4I और यहाँ फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी माइनस 4, दिस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2I 4I 6I माइनस 6 4 10 यानी दिस I इज इक्वल टू 10/4 यानी 5/3 एम्पियर। क्लियर। अब यहां I को यदि पुटअप कर दें तो 6I1 इज इक्वल टू 6I यानी 5/3, तो 6 5/3 प्लस 6 दिस इज 3 दूना 6 10 6 16 10 6 5 30 10 6 16 ठीक है। तो दिस I1 इज इक्वल टू 8/3 एम्पियर। अब देखिए डिफरेंट ब्रांच में पहला बिंदु ये था कि डिफरेंट ब्रांच में कितना करंट होगा। I हमने निकाल लिया 5/3 एम्पियर, 5/3 5/3 5/3, इसमें ही 5/3 नहीं सॉरी I1 है, तो 5/3 इस तीनों ब्रांच में होगा। बाकी में I1 है यानी 8/3 और इसमें I माइनस I1 है यानी दिस माइनस दिस यानी 3/1 एम्पियर। I माइनस I1 इस ब्रांच में है, दिस इज 5/3 माइनस 8/3, दिस इज माइनस 3/3 दैट इज माइनस 1 एम्पियर। यहाँ देखिए जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था उसके उल्टा करंट फ्लो होगा। चलिए एक कैलकुलेशन से क्लियर हो जाता है कि करंट किस दिशा में है, हम एज्यूम कर सकते हैं। हमने एज्यूम किया था कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये डिफरेंट ब्रांच में क्या करंट होगा निकल गया। अब F से C का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VFC। तो F से C तक सीधे चलेंगे, किरचॉफ लॉ का पालन करते हुए हम A पॉइंट से B पॉइंट तक चलेंगे, यानी F से C तक चलेंगे तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। अब देखिए यहां से चलते हैं, इस रास्ते भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। सपोज ऊपर से चले तो बैटरी के लिए +2, यहां आ गए 4 + 4 रेजिस्टेंस, करंट I माइनस I1 हमने कैलकुलेट किया था, ये -1 है, दिस -1
यहाँ पे 2i, अब चूंकि यहाँ पे ओके करंट बढ़ाता, ओके ठीक, यहाँ पे करंट के विपरीत दिशा में फिर चलेंगे, यानी प्लस 2 इंटू आई, आई यानी 5/3, 5/3, और यहाँ पर भी इसी तक पहुंच गए। यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एफ और सी के बीच। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 - 4 प्लस 5 दूना 10/3, दिस इज 3 दूना 6 यानी 16/3 - 4, दिस इज 4 3 12, 12 4 16, 4/3 वोल्ट, यानी एफ और सी के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 4/3 वोल्ट। इस तरह किसी भी सर्किट का किरचॉफ लॉ का दोनों लॉ हम अप्लाई करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इवेल्युएट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखना है कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए। मैं लिख देता हूं, लेकिन साइंस के पढ़ाई में लिखने से ज़्यादा, नोट बनाने से ज़्यादा उसके बेसिक्स को समझना जरूरी है। और साइंस में यदि आप एक बार किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर उसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में इम्बेडेड हो जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम देखते हैं इसमें। पहला पॉइंट है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग, देखिए कोई इस तरह का मान लें कि इस तरह का करंट है कुछ, और इस दो बिंदु को यदि शॉर्ट कर दिया जाए, इसको एक कंडक्टर से, कंडक्टिंग वायर से यदि जोड़ दिया जाए तो इसको शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है। यानी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी दो बिंदु को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। और शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में इस दोनों बिंदु का पोटेंशियल बिल्कुल एक समान हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट जहां हो, दो बिंदु को जोड़ा गया कंडक्टिंग वायर से, और वह दोनों बिंदु जिसको जोड़ा गया वह सेम पोटेंशियल पर आ जाएगा। तो द पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट directly connected by a conducting wire are called short circuit. इसको मैं लिखने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, आप समझ लीजिए कि किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी दो बिंदु को यदि कनेक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है। और वह दोनों बिंदु जिसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया है उसका पोटेंशियल एक समान हो जाता है, सेम हो जाता है। दूसरा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट ऑन ए वायर। देखिए इसी को दूसरे ढंग से भी, एक वायर है इस तरह का और इससे करंट आई फ्लो हो रहा है। यदि इस करंट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यदि रेजिस्टेंस फ्री है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उस स्थिति में इसका प्रत्येक बिंदु का पोटेंशियल बिल्कुल एक समान होगा, यानी इक्वी पोटेंशियल होगा। प्रत्येक बिंदु इसका इक्वी पोटेंशियल होगा, एक समान पोटेंशियल होगा। और यदि इस वायर में रेजिस्टेंस होगा, इस वायर में यदि रेजिस्टेंस होगा
उस स्थिति में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ का पोटेंशियल लो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होते चला जाएगा। यानी रेजिस्टेंस फ्री, यानी रेजिस्टेंस यदि जीरो हो किसी वायर में तो उस वायर के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल बिल्कुल एक समान होगा, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होगा। और यदि वायर में रेजिस्टेंस हो तो पोटेंशियल उसका गिरते हुए रहेगा। अब एक पॉइंट और है, अर्थिंग। देखिए किसी भी सर्किट में मान लीजिए इस तरह का कोई सर्किट है और यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ दिया गया, सपोज दिस, और मान लीजिए इसको अर्थ कर दिया गया। तो जिस बिंदु को, सर्किट के जिस पॉइंट को अर्थ किया जाता है, अर्थिंग, अर्थ का मतलब ये हुआ कि जनरली पहले कॉपर प्लेट लगा के एक वायर अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, और पृथ्वी चूंकि न्यूट्रल होता है, इसमें इतना बड़ा पृथ्वी है, इसका जो चार्ज है न्यूट्रल माना जाता है, तो यदि किसी बिंदु को अर्थ कर देते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो जैसा ही किसी सर्किट में कोई पॉइंट को अर्थ किया गया, इसका मतलब वह पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो गया। चलिए ये तीन बातें, शॉर्ट सर्किटिंग, दो बिंदु को शॉर्ट किसी कंडक्टिंग वायर्स करते हैं, दोनों का पोटेंशियल समान हो जाएगा। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, किसी वायर में यदि रेजिस्टेंस नहीं है तो प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल एक समान होगा, यदि रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल में अंतर हो जाएगा। अर्थिंग, किसी सर्किट के किसी बिंदु को यदि अर्थ करते हैं यानी उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। कुछ पॉइंट जिससे आपको कैलकुलेशन में टाइम बचाने में सुविधा होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी सपोज दिस R1 है और ए मान लीजिए R2, I करंट है, दो भाग में बट गया, I1 हो गया, I2 हो गया। तो इस स्थिति में जो रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट होगा, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट होगा। यानी I प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी यहाँ पे I1/I2 यदि हम करें तो दिस विल बी R2/R1, यानी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन के ठीक उल्टा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें एक और चीज बता दें, यही कारण है कि यदि मान लें कि यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है मान लीजिए, और यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 5 ओम है, और यदि हमें निकालना हो कि भाई 5 ओम के रेजिस्टेंस पर कितना करंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, 5 ओम के रेजिस्टेंस पर कितना करंट फ्लो होगा, तो इसमें बड़ा सिंपल वे में निकालते हैं हम लोग। 2 टोटल करंट डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस, यानी 5 और 4 9, और जब इस पर करंट निकालना हो जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम R2 में करंट I2 निकालना चाह रहे हैं तो R1 ऊपर कर दें, R1 यानी 4, यानी 8/9 एम्पियर करंट इससे फ्लो होगा और शेष करंट इससे फ्लो होगा। तो ये शॉर्ट मेथड होता है, समय बचता है इससे। इसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है
और ए रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है और इसमें एक बैटरी V वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं दोनों पॉइंट के अक्रॉस। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वह इस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। यानी मान लीजिए कि इसके V1 है पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच V2 है, तो उस स्थिति में हम लिखेंगे V1/V2 और R1/R2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है जिसे कि शॉर्ट किया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, किरचॉफ लॉ को की जो चर्चा हमने की, यदि इलेक्ट्रिक सर्किट किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत, यदि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव क्षेत्र में है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव क्षेत्र में यदि इलेक्ट्रिक सर्किट है तो किरचॉफ लॉ लागू नहीं होगा, ऑबे नहीं होगा, वो लागू होगा ही नहीं। मतलब किसी जंक्शन पर टोटल करंट जीरो नहीं होगा, टोटल ईएमएफ, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक लूप में वो जीरो नहीं होगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट के नजदीक, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। चलिए, किरचॉफ लॉ पर हमने चर्चा की। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हम लोग सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो प्रकार का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, पैरेलल और सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर लगे होते हैं उसका पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट बिल्कुल एक समान होता है, पूरे रेजिस्टेंस में करंट एक समान होता है, तो पोटेंशियल एक समान होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल जितने भी रजिस्टर लगे रहते हैं उसमें पोटेंशियल एक समान होता है और सीरीज में करंट एक समान होता है। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग का हम लोग इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। इसमें मुख्य रूप से चार मेथड हैं जिस मेथड के आधार पर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसमें पहला है पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड दूसरा है इनफाइनाइट नेटवर्क। तीसरा है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा बताया था आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। और चौथा है सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड से दो प्रकार का सिमेट्री पर हम देखते हैं, एक मिरर सिमेट्री और दूसरा फोल्डिंग सिमेट्री। लेकिन एक अंतिम प्रकार भी है, यदि चारों मेथड को अप्लाई करने से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि हम नहीं निकाल पाते हैं, उस स्थिति में करंट डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से
यानी किरचॉफ लॉ सीधे सीधे अप्लाई कर करंट डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करके, या इसको कहेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी, इस मेथड से जितने भी नेटवर्किंग है रेजिस्टेंस के, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो चलिए पहले मेथड की हम बात करें, पोटेंशियल मेथड। अभी हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल के बारे में दो चीज हमने कहा। हमने कहा था कि एक वायर है और वायर में यदि रेजिस्टेंस 0 हो तो वायर का प्रत्येक पॉइंट इक्विपोटेंशियल होगा, यानी प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल एक समान होगा। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सपोज एक सर्किट है, चलिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। दिस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट, और सबका मान लीजिए कि आर रेजिस्टेंस है, आर प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है। देखिए एक वायर से जोड़ दिया गया है, वायर से जोड़ दिया गया, और हमने देखा अभी हमने पढ़ा कि वायर यदि रेजिस्टेंस फ्री हो, यानी वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, तो वायर का प्रत्येक बिंदु इक्विपोटेंशियल होता है, यानी बराबर पोटेंशियल वायर के प्रत्येक बिंदु का बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल इस बिंदु का होगा वही पोटेंशियल इस पर सभी जगह होगा यहाँ तक, और जो पोटेंशियल इस बिंदु का होगा वही पोटेंशियल यहाँ तक होगा। अब सपोज इसको बैटरी से एक जोड़ देते हैं, और मान लीजिए इस तरह का बैटरी है, इसे जोड़ते हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल है भी यानी ये 0 पोटेंशियल मान ले और इसको भी पोटेंशियल मान ले, भी और 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का टर्मिनल का भी। तो इस पर भी यदि पोटेंशियल है तो दिस पोटेंशियल इज भी, दिस पोटेंशियल इज भी, और यहाँ 0 पोटेंशियल है तो दिस पोटेंशियल भी 0, दिस पोटेंशियल भी 0। अब देखिए पूरे सर्किट में दो पोटेंशियल हो गया, एक भी हो गया, एक भी पोटेंशियल हो गया, और एक 0 पोटेंशियल हो गया। अब हम इस रेजिस्टेंस पर विचार करें तो एक एंड इसका भी से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड 0 से जुड़ा हुआ है। इसका विचार करें तो एक एंड इसका भी से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड 0 से जुड़ा हुआ है, दिस। और इस पर सिमिलरली एक एंड भी से, दूसरा 0 से। अब इस सर्किट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से। ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये तीनों पैरेलल में है, देखने से ही पता चल रहा है ये तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में है अर्थात यदि रेजिस्टेंस समान हो और इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो पैरेलल में इस तरह का, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N होता है। यानी 2 है तो R/2, 3 है तो R/3, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3। क्लियर? चलिए इसी तरह का और भी सवाल लेते हैं। एक सपोज
इस तरह से। और ये है ए और बी, इस दोनों बिंदु के बीच इस दोनों में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दैट्स इट। मान लीजिए सब का आर है, आर आर, प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है। इस स्थिति में यहां देखें ए बिंदु पर इस रेजिस्टेंस का दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, यानी एक वायर है, वायर है, यानी मान लीजिए यहां से बैटरी भी जोड़ दिया जाए इस तरह करके, तो यहां यदि भी पोटेंशियल है तो यहां भी पोटेंशियल होगा, और यहां जीरो पोटेंशियल है यानी इसका यहां भी जीरो पोटेंशियल होगा। अब जहां जहां डबल रेजिस्टेंस है, देखिए दिस 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 दिस, अब बड़ा ही आसान हो गया ये। एक भी ले लीजिए, दिस भी, और ये जीरो। अब भी से जीरो जोड़ने के लिए देखिए भी और जीरो के बीच दो रेजिस्टेंस इस तरह लगा हुआ है, यानी एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, और ये भी और जीरो के बीच दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वन रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस, भी जीरो के बीच, भी और जीरो के बीच दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दिस मीन्स वन रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, और यहाँ भी उसी तरह भी एंड जीरो के बीच, यानी ये सभी रेजिस्टेंस दो दो करके पैरेलल में हो गया। अब आर आर रेजिस्टेंस है, यानी दोनों का इक्विवेलेंट, क्योंकि सीरीज में है तो 2R हो गया, 2R 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 2R। अब चूंकि 4 रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R डिवाइडेड बाई 4, जैसा हमने R/N कहा था, 2 डिवाइडेड 5 यानी R/2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत ही आसान है, हलवा सवाल है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पोटेंशियल मेथड का। चलिए इसके आगे देखते हैं और भी दो छोटा छोटा सवाल। मैं समझता हूं एक इस तरह का, अब दिस ए दिस बी, इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब ए बी, सपोज दिस भी तो इसका भी, यहाँ भी, और यहाँ भी एक वायर से जुड़ा है भी। अब ये यदि जीरो है, दिस जीरो, तो दिस जीरो, दिस जीरो। हाँ, अब देखिए प्रत्येक सभी रेजिस्टेंस भी और जीरो के बीच है, भी जीरो, जीरो भी, और भी जीरो, दिस भी जीरो, यानी दो बिंदु ले लेंगे, एक का भी ले लेंगे, एक का जीरो, और सभी पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आ जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे, यानी उसका R/5 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह R/5 होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क।
इस तरह का सवाल कभी कभी पूछता है इनफाइनाइट नेटवर्क। अब सपोज मान लीजिए इस तरह का सर्किट है जो इन्फिनिटी तक चला गया। अब देखिए इस तरह का जब भी इन्फिनिटी तक कोई कॉम्बिनेशन चला गया तो उसका सबसे पहले हम पैटर्न समझेंगे। पैटर्न क्या है तो देख रहे हैं इसका पैटर्न है एक रेजिस्टेंस, फिर साइड में रेजिस्टेंस, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में, ये इन्फिनिटी तक रेजिस्टेंस चला गया है। तो इस तरह का सिमिलर ये भी आ रहा है दिस आर दिस आर दिस आर, यानी सभी का मान बराबर है, सभी आर आर है। अब इसमें यदि सपोज कि यहां से इसको अलग कर दें, यहां से इसको अलग कर दें, चूंकि यह सीरीज इन्फिनिटी तक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीरीज यहां से वही रेजिस्टेंस ऊपर में एक और साइड में एक और इन्फिनिटी तक ये चला गया। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए कि टोटल जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है इन्फिनिटी तक, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है। सपोज इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है, तो इसको हम बना सकते हैं इस तरह का दिस R, दिस R और x, चूंकि या तो यहां से देखें या यहां से देखें बात बराबर है, इन्फिनिटी तक है। यदि हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x मान लें तो आर आर एक्स इस तरह का लिख सकते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट यदि हम निकालते हैं तो ये दोनों पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज में है, यानी दिस इज आर प्लस, ये पैरेलल में है, आर इंटू एक्स प्लस आर प्लस एक्स, दिस इज ये टोटल भी x के बराबर हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, x का वैल्यू दिस इज x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स और प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स, सॉरी आर प्लस एक्स। अब इसको यदि यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस 2rx इज इक्वल टू आर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, 2। क्लियर? अब देखें इसको लिख सकते हैं r प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव पार्ट लेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह का कोई भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। पैटर्न यदि रिपीट हो रहा है तो इस मेथड से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ओके, समय अभाव है,
आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सिमेट्री मेथड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद का भी जो टॉपिक है उसको जोड़ के चलेंगे। ओके, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।